जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर 2017 का सेट नंबर 3। सेट नंबर 1 और 2 अगर आप नहीं देखें तो पहले जाके देख लीजिए, ठीक है। एकदम एक भी सेट मिस नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है, आप ऐसा सोचे हैं कि हमको इस बार दरोगा में सिलेक्शन लेना है, ठीक है, तो भाई एक भी प्रीवियस ईयर सेट मिस नहीं होना चाहिए। तो ये 3rd सेट है, पहला और दूसरा नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। और जैसे ही इसका 33 सेट कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग 50 एक्सपेक्टेड सेट पे काम करेंगे, जो टीसीएस के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड होगा। जो सवाल टीसीएस इस बार, अब तो 2024 आपका खत्म हो गया, इस बार 2024 में जितना भी एग्जाम हुआ ना, सबको उस 50 एक्सपेक्टेड सेट में लेके आएंगे आप लोग के लिए। तो रिवीजन और तैयारी तो बेजोड़ होने वाला है, ये बात तो तय है। अब आपका काम है लेक्चर को शेयर मारना, चैनल को सपोर्ट करना। जितना फैला सकते हैं फैलाइए वीडियो को। आप लोग शेयर करने में कंजूसी कर देते हैं, और अगर कुछ लगता है कि कुछ कमी है और कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो कमेंट में लिखिए ना। कमेंट में आप लिखिए, कमेंट बॉक्स खाली रहता है, कमेंट बॉक्स को भर दीजिए, ठीक है। तो अगर आप पेपर 3rd का तैयारी इस वर्दी बैच के साथ करना चाहते हैं तो भाई ये अवेलेबल हो गया है, आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। कहाँ मिलेगा? फोकस स्टडी विद अभी ऐप पे। और अगर किसी भी तरीका का समस्या हो तो भाई मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 7909004902। इस पे आप कॉल करके अपना कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ क्लास खत्म होते ही पीडीएफ आपका टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, तो टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक चीज। देखिए पहला सवाल 2017 में आया है, ठीक है। कहता है कि इफ tan थीटा इक्वल टू 4/3 देन द वैल्यू ऑफ 4 sec थीटा माइनस 3 cosec थीटा अपॉन 4 sec थीटा प्लस 3 cosec थीटा इज। इस सवाल को कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? माइक मेरा चालू है ना? हाँ, इस सवाल को कैसे बनाएंगे? तो देखिए इस सवाल को कैसे बनाना है, सीखते जाइए एक एक चीज को। और जब भी प्रैक्टिस सेशन देखिए तो पेन पेपर लेके बैठिए। ऐसा ना कि बस ऐसे ही देखे जा रहे हैं। हमेशा आप लोग को कहते हैं पेन पेपर लेके बैठिए, ठीक है। तो देखिए एक चीज आप लोग को पता होना चाहिए, पता है कि नहीं, बट हम तो आपको बताएंगे कि भाई tan थीटा बराबर बच्चा को मालूम है कि साइन बाय कॉस होता है, ठीक है। ये चीज यहां तक तो सबको मालूम है। अगर हम साइन को, क्या हम साइन थीटा को 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं? बोलेंगे जी सर। और कोस को 1/सेक थीटा लिख सकते हैं? बोलेंगे जी सर। इसको अगर अरेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा। ये बेस को समझ गए, इस चीज को समझ गया कि tan बराबर साइन बाय कोस होता है, तो भाई साइन का उल्टा कोसेक और कोस का उल्टा सेक, तो tan बराबर सेक बाय कोसेक भी कहना होगा। और जहां जरूरी होगा वहां इस्तेमाल करना होगा, जैसे इस सवाल में। अब आपको ये चीज समझ में आ गया, ठीक है, कि सर tan बराबर साइन बाय कोस होता है बराबर सेक बाय कोसेक होता है। देखो तो tan बराबर क्या दिया है? tan बराबर क्या दिया है? तो tan बराबर सर सेक बाय कोसेक, ये tan ही तो है। और बराबर क्या दिया है? 4/3। सेक का वैल्यू 4 और कोसेक का वैल्यू 3 रख दीजिए और उत्तर मार के आगे बढ़ जाइए। तो सेक क्या है? 4, तो 4 गुना 4 16, और कोसेक क्या है? 3, 3 गुना 3 9, 16 में 9 गया, 7 बचा ऊपर, और यहाँ पे 16 और 9 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, और 7/25 ऑप्शन नंबर बी अपना उत्तर हो जाएगा। ऐसे लगाना होता है इस सवाल को एग्जाम में, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम डिटेल में। आप इसको ट्रिपलेट के माध्यम से भी लगा सकते हैं, लेकिन वहां पे कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा, यहाँ पे एकदम नहीं बढ़ा, ठीक है। तो समझते जाइएगा। इस सवाल को देखिए, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्यूट एंगल थीटा इफ 8 cos स्क्वायर थीटा बराबर 6 है। तो ये चीज दे रखा है कि 8 cos स्क्वायर थीटा बराबर 6 है।
इसको ध्यान से देखिए, 8 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 6 दिया है, तो हम इसको ऐसे लिख दें, बोले सर कोस स्क्वायर थीटा बराबर 6/8 लिख दे। 6/8 मतलब क्या, 3/4। तो स्क्वायर जैसे ही उधर जाएगा तो कोस थीटा बराबर √3/2 नहीं हो जाएगा। ये क्या है, ये तो सर 3/4 ही है ना, तो इस पे रूट लगेगा तो √3 और √4 का वैल्यू दो, ठीक है। तो ये cos थीटा बराबर √3/2 है। अब आप अपना मगज पे थोड़ा जोर डालिए, बोलिए कि कितना डिग्री पे cos के कितना डिग्री पे √3/2 होता है, तो आप कहेंगे सर 30 डिग्री पे होता है। cos 30 डिग्री बराबर √3/2, तो जो थीटा का वैल्यू होगा वो 30 डिग्री होगा। कोई समस्या यहाँ तक नहीं होना चाहिए, बढ़ते जाइए। इतना कंटेंट देंगे ना आप लोग को कि सवाल छूटने का बात ही नहीं है। हम अभी से आपको बता दे रहे हैं, 20 सवाल मैथ में और 20 सवाल रीजनिंग में, ये 40 सवाल मतलब 120 नंबर आपके हाथ में रहेगा, ठीक है। देखिए ये हाइट एंड डिस्टेंस है, कहता है कि अ ट्री इज ब्रोकन इन अ स्टॉर्म, द टॉप ऑफ द ट्री इज एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द ग्राउंड लेवल एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम इट्स रूट इज 50 मीटर, अकॉर्डिंगली द हाइट ऑफ दैट ट्री। एक पेड़ आंधी में टूट गया है, उस पेड़ का शीर्ष भूतल से 45 डिग्री के कोण पर टिका है और उसकी दूरी उसकी जड़ से 50 मीटर है, तो उस पेड़ की ऊंचाई मीटर में कितनी थी। ये बहुत ही आसान सवाल है। अगर हाइट एंड डिस्टेंस में आपको रेशियो मेथड आता है तो टेन कोट सेक साइन लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, आराम से आप उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। और ये जो आप सवाल देख रहे हैं ना, ये एसएससी और रेलवे में कई दफा आ चुका है और आगे भी आते रहेगा, है ना। तो सवाल नया नहीं है ना। देखिए तो भाई मान लेते हैं कि ये मेरा पेड़ था, इतना ऊंचा मेरा पेड़ था, ठीक है। अब ये पेड़ जो है ना भाई, ये पेड़ जो है टूट गया, ये पेड़ जो है टूट गया, जमीन पे था। अब ये पेड़ भाई मेरे यहां से टूट गया हवा से, और ये जो ऊपर वाला भाग है ना, ये ऐसे जाके जमीन पे लग गया। ये जो ऊपर वाला भाग है ना, ये ऐसे जमीन पे लग गया और 45 डिग्री का एंगल बनाता है इसका अगला भाग। बोले सर ठीक है। अब आपको रेशियो बताते हैं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में, ये तो मेरा 90 डिग्री है, ये 45 है, तो भैया ये भी 45 है। अब जरा इनके साइड का रेशियो देख लो, 45 डिग्री, तो भाई बराबर कोण के आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। मतलब जो लेंथ इसका होगा वही लेंथ इसका होगा। बोले सर ठीक है, ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट होगा, तो इसका हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, बोले √2 यूनिट। पाइथागोरस थ्योरम से ये कर्ण कितना हो जाएगा, √2। तो ये इनका रेशियो है। ऐसे ही 30-60, 60-45 और 45-30, ये जो 3-4 एंगल का कॉम्बिनेशन है जो हमेशा आता है एग्जाम में, रेशियो को रटना होगा, ठीक है, और आपका काम हो जाएगा। तो भाई अब इसी चीज को समझिए। ये चीज अगर याद नहीं रहेगा ना, तो यहाँ आप फटाक से 10 लगा दीजिएगा, और 10 45 कितना 1 होता है ना भाई, तब भी हो जाएगा। ये हमारा 90 डिग्री, ओहो सॉरी, ये हमारा 90 डिग्री है। बोले सर ठीक है, ये 1 है तो ये भी 1 होगा, क्योंकि यहाँ भी मेरा क्या होगा, 45 डिग्री। समझिए, अब ये 1 है, ये 1 है, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब एक बात आपसे पूछते हैं, समझिएगा जरा, कि भाई यही काला वाला भाग ना है, यही √2 है ना, यही √2 ऊंचाई वाला भाग ना टूट के ऐसे जमीन पे लगा है, यही √2 ऊंचाई, ये जो √2 है यही वाला भाग ना टूट के जमीन पे लगा है। मतलब जो हाइपोटेनस है यही इसका ऊपरी हिस्सा है, जो इस त्रिभुज का जो कर्ण है यही वाला भाग टूट गया है, टूटा है कि नहीं। अब एक बात समझिए, आगे सवाल में क्या दिया है, कहता है कि उसकी जड़ से उसकी दूरी 50 मीटर है। मतलब ये इसका जड़ है पेड़ का, और ये जो भाग टूट के गिरा है, ये वाला भाग जो यहाँ लगा, तो ये डिस्टेंस आपका 50 मीटर है। ये 50 मीटर के दूरी पे ऐसे जाके जमीन पे लगा। अब देखिए रेशियो का कमाल, भाई मेरे ये इसी 1 यूनिट का वैल्यू ना 50 मीटर है,
इसी एक यूनिट का वैल्यू 50 मीटर है। बोले सर ठीक है, समझाने में टाइम लग सकता है, अगर समझ जाएंगे एग्जाम में बनाने में जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसी एक यूनिट का वैल्यू 50 मीटर है। तो सर ये है आपका 50 मीटर, तो भाई इधर भी होगा 50 मीटर। बोले सर ठीक है, और √2 का वैल्यू क्या होगा? अगर एक का वैल्यू 50 है तो √2 का वैल्यू क्या होगा? 50 √2 मीटर। अब फिर से आपको एक बात याद दिलाते हैं, अभी आपको क्या बोले कि ये √2 वाला हिस्सा और एक वाला हिस्सा पूरा पेड़ का ऊंचाई है, और हमसे पूछा क्या है? पेड़ का ऊंचाई। तो सर 50 मीटर 50 प्लस 50 √2, यहां से 50 को कॉमन लेंगे, 1 प्लस √2। आपको सच्चाई बताएं तो इस सवाल में लोग पेन नहीं लगाएगा, इस सवाल में लोग पेन नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? जैसे ही देखेगा कि यहाँ 45 डिग्री है और दिया हुआ है कि जड़ से यहाँ का दूरी 50 है, तो ये 50 है तो ये भी 50 है। एक यूनिट का वैल्यू 50 मीटर है, तो √2 यूनिट यही भाग में टूटा है, तो √2 का वैल्यू 50 √2। तो 50 प्लस 50 √2, 50 कॉमन लेंगे, 50 इंटू 1 प्लस √2 मीटर पेड़ का टोटल हाइट। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि पेन भी नहीं लगाएंगे लोग। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इसको देखिए, कहता है कि when viewed from the top of a rock 80 meter high, the angle of depression of the top and bottom of a tower are 30 degree and 45 degree respectively. Accordingly, what will be the height of that tower? 80 मीटर ऊंची एक चट्टान के शिखर से देखने पर एक मीनार के शिखर तथा तल के अवनमन कोण 30 और 45 है। देखिए जो यहाँ ऑर्डर लिखा हुआ है ना, उसको ध्यान दीजिएगा। मीनार के शिखर, उसके बाद तल, तल मतलब क्या? बेस से देखते हैं तो पहले 30 डिग्री और फिर 45 डिग्री, इसी क्रम में फिगर में रखना होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि उस मीनार की ऊंचाई कितनी है। अब देखो, ये मेरा चट्टान है। बोले सर ठीक है, और अवनमन कोण दिया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब नीचे देख रहा है, ऐसे नीचे देख रहा है, नीचे की ओर देख रहा है। अगर उन्नयन देता तो ऐसे ऊपर दिखता। तो यहाँ पे ये चीज भी आपको समझना होगा, जो चट्टान है वो ज्यादा ऊंचा है और जो मीनार है चट्टान से कम ऊंचा है, क्योंकि दिया है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो भाई ये हमारा चट्टान है, ये हमारा क्या है? चट्टान है, और इतना दूर पर ये मेरा मीनार है। ये मेरा क्या है सर? मीनार ही है ना, मीनार है। ठीक है, अब कह रहा है कि जब इनके टॉप, यहां से जब इसके टॉप को देखते हैं तो सर कितना डिग्री का कोण बनता है? बोले सर 30 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, और जब इसके टॉप से इसके बेस को देखते हैं, इसके बेस को देखते हैं यहाँ पे, तब सर कितना डिग्री का एंगल बनता है? 45 डिग्री का एंगल बनता है। यही चीज दिया है। अब जरा ध्यान से समझिए, कह रहा है कि चट्टान का जो ऊंचाई है वो 80 मीटर है। चट्टान का ऊंचाई कितना? 80 मीटर है। ये पूरा हाइट कितना है? 80 मीटर है। पूरा हाइट कितना है? 80 मीटर है। ठीक है, अब देखिए एंगल का कमाल, रेशियो का कमाल। 30 डिग्री में आपको बताते हैं रेशियो क्या होता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 30 डिग्री बना। ठीक है, तो 30 के सामने 1 होता है, यहाँ पे 60 बनेगा। 60 के सामने √3 होता है। अरे 30 डिग्री 1/√3 तो होता है ना? तो वही ना रेशियो है। तो 30 डिग्री बराबर 1/√3। तो परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनस कितना? 2 हो जाएगा। तो 30 का रेशियो याद रखिएगा, 30 के सामने वाले भुजा का अनुपात 1, 60 के सामने वाले का √3 और 90 के सामने वाले का 2। अब इसी चीज को इसमें अप्लाई करते हैं, इसी चीज को इसमें अप्लाई करते हैं। सबसे पहले एक बात बताइए, अगर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखें, आप इसमें पहले देखिए ध्यान से, इसमें देखिए ध्यान से। ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, जो हम इस कलर से, कौन सा कलर है पता नहीं, नाम आपको नहीं पता, इस कलर को देखिए ध्यान से। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये 45 डिग्री है। तो भाई इसका परपेंडिकुलर और बेस दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो अगर ये 80 है तो भाई इसका बेस भी तो 80 मीटर होगा 45 डिग्री पे। बोले सर ठीक है। अब दूसरा बात बताते हैं आपको,
जो लेंथ बेस का है वही लेंथ तो आपका इसका है, यही लंबाई इसका है, ये दोनों लेंथ क्या है, ये दोनों लेंथ बराबर ही तो है। तो अगर ये 80 मीटर है मेरे भाई, तो ये भी आपका 80 मीटर है। बोले सर ठीक है, ये भी आपका 80 मीटर है। अब जरा ध्यान से देखो, ये 30 डिग्री है, ये क्या है 30 डिग्री है, तो भाई 30, ये 30 है तो यहाँ पे कितना बनेगा 60 बनेगा। तो 60 के सामने क्या होता है, 60 के सामने क्या होता है √3, और √3 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, बोले सर 80 मीटर। 60 के सामने क्या होता है यूनिट √3, 60 के सामने यहाँ 30 है तो यहाँ पे क्या है 60 है। हम आपको किस में दिखा रहे हैं, छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल में, काला वाला में देखिए। अब हम लोग इसका बात कर रहे हैं, ठीक है, अब हम लोग इसका बात कर रहे हैं। तो ये 30 है तो यहाँ पे कितना 60 होगा, तो 60 के सामने क्या होता है √3, तो भाई √3 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 80 मीटर, √3 का वैल्यू क्या दिया हुआ 80 मीटर, तो भाई 30 के सामने क्या 1 होगा। अगर √3 का वैल्यू 80 मीटर है तो 1 का वैल्यू क्या होगा 80 बटा √3, 80 बटा √3 मीटर। अब देखिए हमसे पूछा है मीनार का ऊंचाई, मेरे भाई यही ना मीनार का ऊंचाई है, मीनार का ऊंचाई यही ना है, यही ना मीनार का ऊंचाई है, यही ना मीनार का ऊंचाई है भाई, यही ना मीनार का ऊंचाई है। तो ये पूरा ऊंचाई है 80 मीटर, और जो ऊपर वाला भाग है उसका ऊंचाई है 80 बटा √3 मीटर। तो 80 मीटर में 80 बटा √3 मीटर को घटा देंगे तो मीनार का ऊंचाई ना बच जाएगा भाई मेरे। अगर ये पूरा 80 है, 80 में से ऊपर वाला हिस्सा घटा दे 80 बटा √3, तो यही ना मीनार का ऊंचाई है मेरे भाई। किधर गया, ये देखो, ये याद रहेगा ना तो सवाल एकदम हवा हो जाएगा। हाँ, अभी समझाने में टाइम लग सकता है, अगर आप समझ जाएंगे तो एग्जाम में बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए ध्यान से, इस सवाल को देखिए, इस शिफ्ट में ना थोड़ा ठीक ठीक सवाल है। कहता है कि इफ एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 49 √3 स्क्वायर यूनिट देन। अब देखो समबाहु त्रिभुज का एरिया क्षेत्रफल दे दिया है 49 √3 स्क्वायर यूनिट। अब दो सवाल यहां से पूछा है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा का लंबाई। दूसरा, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई पूछा है। तो अगर ये मेरा समबाहु त्रिभुज है, बहुत ही सिंपल है, आपको समझा दे रहे हैं, और प्रत्येक साइड ए है। देखो ये कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको, इसीलिए थोड़ा सा टाइम देना होगा। अगर आप बताइएगा कि सर क्या बता रहे हैं, तो भाई हर तरीका अवेलेबल है, फिर वो चीज आपको एक बार समझ में आएगा, एग्जाम में जाके भूल जाएंगे। इसीलिए जब भी प्रैक्टिस कीजिए, कंसेप्ट नहीं आता है तो उसको सीखिए, ठीक है। और इसका एरिया क्या होता है, बोले सर एरिया होता है √3 बटा 4 गुना a स्क्वायर, बराबर क्या दिया है, बोले सर 49 √3, यही दिया है ना। तो भाई यहाँ √3 से √3 उड़न छू हो गया, ये √3 से √3 कट गया, a बराबर क्या हो जाएगा, √49 गुना 4, तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, a बराबर क्या हो जाएगा 14। तो इसका प्रत्येक भुजा कितना होगा 14 सेंटीमीटर। तो ये तो कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, देखो एक ही ऑप्शन में है और आपका उत्तर हो गया। अब इसका हाइट का बात कर लेते हैं, हाइट पूछा है, तो h बराबर क्या होता है √3 बटा 2 गुना a, और a मेरा क्या है साइड 14, तो 2 से 7 बार में 7 √3 इसका क्या है ऊंचाई है, ये क्या है 7 √3 मीटर यूनिट, और यही हमारा क्या उत्तर हो गया। सिंपल सवाल था, आगे बढ़ जाते हैं। ये अगर इस बैच में आप इनरोल होना चाहते हैं तो भाई आप पूरा विश्वास के साथ, इस विश्वास के साथ कि जितना मेहनत हम करेंगे उससे ज्यादा मेहनत आप कीजिएगा, तो भाई कोई दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है आपको सेलेक्ट होने से, ठीक है। बाकी डिटेल आप देख लीजिएगा। देखिए कहता है कि वाटर इज टेकन आउट फ्रॉम अ टैंक फिल्ड टू द brim, the shape of the tank is that of a cuboid whose length is 4 meter, width is 1.5 meter and depth is 80 meter.
इफ आउटसाइड फ्लोइंग वाटर रेट 120 centimeter per second, then after 6 minutes the height of the water in the tank will be। लबालब भरी हुई एक टंकी से पानी निकाला जाता है। टंकी की आकृति उस घनाभ की है जिसकी लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर और गहराई 80 सेंटीमीटर है। यदि बाहर बहने वाली पानी की दर 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, स्पीड जो है पानी निकलने का जो रेट है वो है, तो 6 मिनट बाद टंकी में पानी की ऊंचाई क्या होगा। तो भाई मेरे एक बात बताओ, आपको ऐसे समझाते हैं कि भाई ये मेरा एक टंकी है, टंकी का शेप कैसा है, बोले सर क्यूबॉइड शेप का है, घनाभ आकार का है, ये टंकी है, ठीक है, ये हमारा क्या है, टंकी है। अब इसमें ना पूरा पानी भरा हुआ है, ऊपर तक, एकदम ऊपर तक पानी भरा हुआ है लबालब। अब मान लो कि इससे ना पानी बाहर निकल रहा है, इससे पानी बाहर निकल रहा है, किस स्पीड से, 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से पानी बाहर निकल रहा है। तो कह रहा है कि अगर 6 मिनट तक पानी निकलता रहे तो टंकी में पानी का हाइट क्या रह जाएगा, कितना रह जाएगा। तो सबसे पहला बात है, पूरा अभी जो हाइट है वो 80 सेंटीमीटर है, जब पानी निकलेगा तो हाइट घटेगा। अब चारों ऑप्शन, अब देखो यहाँ पे जो दिया है ये 158 सेंटीमीटर, तो ये तो आपका कट जाएगा, पानी निकलेगा तो हाइट घटेगा ना पानी का, बढ़ेगा तो नहीं। तो ये 4 ऑप्शन में अब 3 में से एक आपका उत्तर होगा। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहला बात ये चीज हमें निकालना होगा कि टंकी में पानी है कितना, पानी का आयतन कितना है। तो भाई घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। यूनिट पे ध्यान दीजिए, 4 मीटर, 1.5 मीटर और 80 सेंटीमीटर, और जो स्पीड है वो 120 सेंटीमीटर में दिया है, और जो हाइट पूछा है वो भी सेंटीमीटर में पूछा है। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना बिल्कुल ना भूलें। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई 4 मीटर मतलब 400 सेंटीमीटर गुना चौड़ाई 1.5 मीटर मतलब 150 सेंटीमीटर और ऊंचाई 80 मीटर है। तो सर कितना हो गया आपका, ये कितना आपका हो गया, ये हो गया 15 चौके 60 और 15 चौके 60 और 8 छक्के 15 चौके 60 और 8 छक्के 48, 480 पे 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, इतना सेंटीमीटर क्यूबिक जो है पानी टंकी में है। अब एक बात बताइए, अगर 6 मिनट तक पानी बहता है तो सर कितना पानी निकलता है, ये चीज हम लोग को निकालना होगा। तो सर 6 मिनट तक पानी बहता है टंकी से, 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड पानी पास होता है। तो सर 6 मिनट में कितना पानी निकल जाएगा, तो सर कितना पानी जो है टंकी से आउट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, 120 गुना 6 मिनट को सेकंड में बदल दो, तो ये हो जाएगा आपका 12 छक्के 72 और 6 दूना 12, 6 सत्ते 42 और 1 43,200 सेंटीमीटर क्यूबिक पानी बाहर हो जाएगा। अब देखो टंकी में कितना पानी रह जाएगा, 6 मिनट में ये इतना सेंटीमीटर क्यूबिक 43,200 सेंटीमीटर क्यूबिक पानी बह जाएगा। अब देखो कितना पानी टंकी में रह जाएगा, तो सर इसमें से ये क्या है, 48 लाख सेंटीमीटर क्यूबिक है, तो 48 लाख सेंटीमीटर क्यूबिक में से इसको घटाना होगा, है ना, कितना बचता है, तो आपको जैसे मर्जी वैसे घटाइए, ठीक है। तो देखिए टंकी में कितना पानी रह जाता है, रिमेनिंग वाटर, एक एक चीज आपको समझा के बता दे रहे, ठीक है, ये सवाल कैलकुलेटिव है। 48 लाख है 50 सेंटीमीटर क्यूबिक में से घटा देना है 43,000, एकदम ध्यान से घटाना होगा, हट हो 43,200 3 4
सेंटीमीटर क्यूबिक घटा देना है। भाई मेरा कितना पानी रह जाएगा ध्यान से देखो, 0 0, यहाँ पे 10 में 2 गया 8, यहाँ पे 9 में 3 गया 6, 9 में 4 गया 5 और यहाँ 7, 47,56,800 सेंटीमीटर क्यूबिक पानी रह जाता है। अब देखिए अगला स्टेप, अब अगर टंकी में इतना पानी है तो हाइट कितना है टंकी का, अब कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिएगा। तो जब 48 लाख सेंटीमीटर क्यूबिक पानी था तब टंकी का हाइट 80 सेंटीमीटर था। जब 47,56,800 सेंटीमीटर क्यूबिक पानी है तब टंकी का हाइट कितना होगा, एक एक नियम से निकल जाएगा। तो थोड़ा सा स्क्रीन को हम साफ कर रहे हैं, ठीक है, स्क्रीन को हम थोड़ा साफ कर रहे हैं, ठीक है भाई मेरे, स्क्रीन को हम थोड़ा साफ कर रहे हैं। टंकी में इतना पानी था, 43,200 सेंटीमीटर क्यूबिक निकल गया, इतना पानी बच गया। तो भाई एक एक नियम से जब 80 मीटर हाइट था तब टंकी में 48 लाख सेंटीमीटर क्यूबिक पानी था, और जब 47,56,800 बचा तब कितना हाइट हो जाएगा। तो भाई मेरे अब यहां से मारधाड़ चालू होगा, ये 2 0 से 2 0 गया और 1 0 1 0, 8 छक्के 48, यहाँ 600। अब 600 से इसको भागा देंगे तो ये 6 से जाएगा, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 5 6 9 54, 16, हाँ चला जाएगा, ये 6 से कट जाएगा। देखिए 6 सत्ते 42, 5 55, 6 9 54 और आपका ये हो जाएगा 16, 6 दूने 12, 6 8 48, 7928/100। तो भाई हम ऑप्शन गलत लिखे हैं क्या, यहाँ पे क्या था, हाँ ठीक है ये सॉरी है ना, 7928/100। 100 से भागा देंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका क्या था उत्तर। भाई ये सबसे अच्छा सवाल था, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा है, ठीक है, बस घटाव है थोड़ा सा है, ठीक है, बाकी सब कटने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं। The vertex angle of an isosceles triangle is 12 degree more than each of its base angle is the apex angle. एक समद्वि बाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण उसके प्रत्येक आधार कोण से 12 डिग्री अधिक है। तो शीर्ष कोण कितना का है, सिंपल सा बात है, समद्वि बाहु त्रिभुज में भाई 2 कोण बराबर होता है। तो कह रहा है कि जो शीर्ष वाला, ये शीर्ष वाला एंगल है, ये अगर बेस x है तो ये x + 12 डिग्री है, यही है। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना 180 डिग्री आना चाहिए। तो x + x + x + 12, तो 3x + 12 बराबर 180 डिग्री। 12 उधर घट गया तो x बराबर 180 में 12 गया तो भाई 168, और 168 को 3 से भागा देना है। तो 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18। x का वैल्यू कितना है 56 डिग्री। हमसे पूछा है शीर्ष वाला कोण, तो 56 में 12 जोड़ देंगे, 56 और 12, 56 × 66 और 2 = 68, 28 डिग्री का है आधार का कोण। एकदम आसान सवाल है, ठीक है। कहता है कि the difference of length of parallel sides of a trapezium situated in a circle is 10 centimeter. If the distance between the parallel side is 8 centimeter, then what will be the difference of length of its non-parallel side? ये कंसेप्ट वाला सवाल है। एक वृत्त में स्थित एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं की लंबाई का अंतर 10 है, ठीक है। यदि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर, मतलब हाइट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो इसके असमांतर भुजाओं की लंबाई का अंतर कितना है। अब ये कंसेप्ट वाला सवाल है, इसको बनाना नहीं है, ठीक है। देखिए अगर सर्कल में आपको समांतर चतुर्भुज सर्कल में अगर आपको ट्रेपेजियम बनाना है, समलंब बनाना है, तो भाई जो समलंब होगा ना
वो उस समलंब का जो असमांतर भुजा होगा, जैसे कि दो भुजा तो आपका समांतर होगा और बाकी जो दो असमांतर भुजा होगा उनका लंबाई बराबर होगा, इनका लंबाई बराबर होगा। ये दोनों साइड क्या है, पैरेलल है, और ये दोनों साइड पैरेलल नहीं है, तो इनका लेंथ जो है आपस में बराबर होगा। ठीक है, तभी समलंब चतुर्भुज, तभी ट्रेपेजियम सर्कल के अंदर फिट होगा, नहीं तो फिट नहीं होगा। तो यहाँ पूछा है कि असमांतर भुजाओं की लंबाई का अंतर क्या होगा, तो 0 होगा। और क्या होगा, 0 होगा। 0 होगा, ये कंसेप्ट है, 0 होगा। ठीक है, ये जो पैरेलल साइड है ये दोनों क्या है, समांतर भुजा है। ठीक है, ये दोनों क्या है, पैरेलल साइड नहीं है। तो भाई दोनों जो नन पैरेलल साइड है इनका लेंथ भी बराबर होगा, तभी ये सर्कल में फिट होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट से सवाल था। आगे बढ़ जाइए। कहता है कि देखिए, एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ट्रेपेजियम बना हुआ है, सारा तैयारी, ट्रेपेजियम आपका बना हुआ है। तो इस ट्रेपेजियम में क्या क्या दिया है, जो रोम्बस होता है उसका ईच साइड बराबर होता है, ये चारों साइड क्या होगा, बराबर होगा। भाई बराबर होने को स्क्वायर में भी होता है, लेकिन स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री होता है, इसका ईच एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। ठीक है, अब देखो इसका ईच साइड कितना दिया है, 10, चारों तरफ कितना है, 10 10 10। ठीक है, और जो इसका डायगोनल है, एक डायगोनल का लेंथ दिया है 16, ये जो डायगोनल है इसका लेंथ दे दिया है 16, और सर दूसरा डायगोनल का लेंथ पूछा है, इस डायगोनल का लेंथ हमसे पूछा है, इस डायगोनल का लेंथ हमसे पूछा है। अब यहाँ पे एक आपको कंसेप्ट देते हैं कि रोम्बस का दोनों डायगोनल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है ना, उस पॉइंट पे दोनों डायगोनल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनता है। इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री। तो आपको एक रोम्बस के दोनों डायगोनल को जब मिलाइएगा तो अंदर 4 समकोण त्रिभुज मिलेगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। बहुत कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट आपको देखने चलेंगे। ठीक है, 4 समकोण मिलेगा। अब एक बात बताइए, अच्छा दूसरा चीज कि जिस पॉइंट पे दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को, वहां से डायगोनल आधा आधा बट जाता है। जैसे कि एक डायगोनल का लेंथ कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर, तो सर ये जो काला वाला डायगोनल है उसका लेंथ है 16 सेंटीमीटर, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया ना वहां से आधा आधा बट जाएगा, 8 इधर 8 इधर, 8 इधर 8 इधर। अब देखिए एक साइड दिया है 10, ये आपका 8 है, और ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हम इसको बाहर निकाल दें, तो ये मेरा 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये 10 है और ये 8 है। तो भाई मेरे 6 8 10 आपका ट्रिपलेट नहीं है, तो ये दूसरा वाला साइड कितना हो जाएगा, 6 नहीं हो जाएगा। 6 8 10 हमारा ट्रिपलेट है कि नहीं, 6 8 10 क्या है, मेरा ट्रिपलेट है। पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ लगाइएगा तो भाई 90 के सामने जो भुजा होता है वो हाइपोटेनस होता है, और वो लार्जेस्ट साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा होती है ना। तो ये आप चाहे तो पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, और अगर ट्रिपलेट याद है तो और भी आसान है, सबसे आसान है। तो ये 8 और 10 है, तो भैया तीसरा साइड क्या 6 हो जाएगा, 6 8 10 हमारा क्या ट्रिपलेट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 इधर होगा तो 6 इधर होगा, तो ये डायगोनल का लेंथ कितना, 6 और 6 12 सेंटीमीटर। किधर गया, 12 सेंटीमीटर, सीधा उत्तर मिल गया। इस सब सवाल में लोग पेन भी नहीं लगाएगा, हम आपको कंसेप्ट से समझा रहे हैं ना। जब जो लोग का मैथ में पकड़ होता है ना, धड़ाधड़ उड़ा देगा इसको। ठीक है, इसीलिए पकड़ बनाइए। अब देखो इतना तैयारी के साथ हम आते हैं, तो आपको कम से कम पेन पेपर लेके बैठना होगा, वीडियो को शेयर मारते जाइए।
ताकि काफी लोगों तक पहुंच सके। मेहनत बहुत है और ये मेहनत आपके लिए है, ठीक है। कहता है कि a square whose diagonal is 16√2 सेंटीमीटर in between a rhombus is cut out whose diagonals are 5√2 and 6√2 सेंटीमीटर respectively. Area of remaining part is what? एक वर्ग जिसका विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, के बीच में से एक विषम कोण चतुर्भुज काटकर निकाल लिया जाता है, सम चतुर्भुज जिसके विकर्ण 5√2 और 6√2 है। डायगोनल दे दिया है, ठीक है, ये है स्क्वायर का डायगोनल। तो जो शेष भाग बचेगा उसका एरिया क्या होगा, देखिए समझाते हैं। ये मेरा वर्ग है, चारों भुजा बराबर होता है, वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। इसका डायगोनल दे दिया है 16√2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके बीच से हम एक रोम्बस काट के निकाल लेते हैं। ये जो मेरा रोम्बस है ना, ये वाला भाग है, इस भाग को काट के निकाल लेते हैं बाहर। तो जो बाकी पोर्शन बचा उसका एरिया क्या होगा? तो आप कहेंगे सर वर्ग के क्षेत्रफल में से इस समचतुर्भुज, इस रोम्बस के एरिया को घटा दीजिए, जो बचेगा वही का शेष भाग बचेगा। जो बचेगा मेरे भाई, तो जो आपका बचेगा शेष भाग, देखिए ध्यान से, इसको हम ये कलर दें, देखिए, तो जो ये हरा वाला शेष भाग बचेगा वो कैसे निकलेगा? तो सर वर्ग के एरिया में से इस रोम्बस के एरिया को घटा देंगे। तो देखिए वर्ग का एरिया कैसे निकलेगा? दो तरीका है, जब साइड दे दे तो साइड का स्क्वायर, और अगर डायगोनल है तो डायगोनल का स्क्वायर बटा 2। तो वर्ग का एरिया क्या हो जाएगा? वर्ग का एरिया क्या हो जाएगा? वर्ग का एरिया बोले सर डायगोनल का स्क्वायर बटा 2। डायगोनल कितना है? 16√2। तो सर 16√2 का स्क्वायर बटा 2। तो ये √2 का स्क्वायर 2 से 2 तो कट जाएगा, और 16 का स्क्वायर कितना? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो रोम्बस को हम काट के निकाल रहे हैं, इस रोम्बस का डायगोनल दे दिया है, इसका डायगोनल दे दिया है, ये दोनों विकर्ण जो है वो दे दिया है, दोनों डायगोनल का लेंथ दे दिया है। तो सर रोम्बस का एरिया कैसे निकालते हैं? रोम्बस का एरिया बराबर, रोम्बस के लिए R लिख देते हैं, रोम्बस का एरिया बराबर हाफ इंटू d1 इंटू d2, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अब देखो दोनों डायगोनल दिया हुआ है तो इसको इधर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू, एक डायगोनल है 5√2 और दूसरा डायगोनल क्या है सर? 6√2। एकदम आसान सवाल है, यही ना हो जाएगा रोम्बस का एरिया। तो सर ये √2 गुना √2 2 हो जाएगा, तो इस 2 को काट देगा, 5 6 के 30। तो ये जो रोम्बस है इसका एरिया कितना आया? बोले सर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए वर्ग का एरिया है 256, पूरा वर्ग का एरिया है 256, उसमें से डायगोनल जो नीला वाला भाग है इसका एरिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सर 256 में से 30 घटाएंगे तो यही हरा वाला भाग बचेगा कि नहीं बचेगा? तो 256 माइनस 30, 226 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? रिमेनिंग पार्ट का एरिया। एकदम आसान है ना? बस समझते जाना है आपको, और ये सब चीज ना फॉर्मूला याद होना चाहिए, तब फटाफट बनेगा सवाल, ठीक है। इस सवाल को देखिए, कहता है कि 35 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ अ कार्ट व्हील इफ इट इज मेकिंग 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर। भाई एक चक्का है, कैसा सर्कल है, इसका रेडियस दे दिया है 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, ठीक है। और कहता है कि 1 सेकेंड में ये 2 चक्कर मार देता है। तो कह रहा है कि गाड़ी का स्पीड किलोमीटर पर आवर में, ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर पर आवर में गाड़ी का स्पीड हमसे पूछा है। अब इस सवाल में सबसे पहले यूनिट का ध्यान देना होगा। तो अगर मेरे पास यूनिट मीटर और सेकंड में है तो हम इसको किलोमीटर पर आवर में ले जाएंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन यहाँ पे जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में है, तो मैं इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात बताइए,
कि ये एक चक्कर में कितना दूर जाएगा। एक चक्कर मतलब क्या, परिधि 2πr। तो एक चक्कर में ये कितना दूर जाएगा, तो 2 गुना 22/7 गुना रेडियस कितना 35, इतना सेंटीमीटर जाएगा एक चक्कर में। ये 2 चक्कर लगाता है तो भाई गुना 2 सेंटीमीटर दूर जाएगा। अब थोड़ा इसको काट पीट के थोड़ा सा कर लेते हैं छोटा, तो ये 7 से कट जाएगा 35, और 7 से ये कट जाएगा आपका 5 बार में, 7 5 35, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 दूना 20 और 20 गुना 22 440 सेंटीमीटर दूर जाएगा 2 चक्कर में। तो ये क्या मिला, ये डिस्टेंस मिला। 2 चक्कर लगाए ना तो कितना दूर जाएगा 440 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलने के लिए भाई मेरे 100 से भागा देना पड़ेगा। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से भागा देना पड़ेगा। तो 440 को 100 से भागा देंगे तो भाई ये कितना बन जाएगा 4.4 मीटर। डिस्टेंस आ गया मीटर में। टाइम हमारा क्या दिया है, बोले सर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड। तो सर स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। और ये जो स्पीड आएगा ये मीटर पर सेकेंड में आएगा, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकेंड में है, तो जो स्पीड आएगा वो मीटर पर सेकेंड में आएगा। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ेगा। बस इतना ही काम करना है और उत्तर मिल जाना है, ठीक है। तो भाई इसको ये 18 चौके 72 का 2, 18 चौके 72 और 7 79। तो भाई एक अंक के बाद पॉइंट लगेगा, लेकिन नीचे देखिए 5 दूना 10 है। भाई 10 को हटाएंगे तो जो मेरा पॉइंट लग जाएगा वो 2 अंक के बाद लग जाएगा। ये 7.92 किलोमीटर पर आवर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इतना आसान सवाल है, ठीक है। एक एक चीज आपको समझा दी है भाई, तो ध्यान से समझते जाइएगा और वीडियो को शेयर मारते जाइएगा। देखिए 12 क्वेश्चन नंबर 12, स्विमिंग पूल हुज विड्थ इज 8 मीटर, लेंथ इज 14 मीटर एंड डेप्थ इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 मीटर टू 5 मीटर, देन व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर्स। एक स्विमिंग पूल है जिसका चौड़ाई जो है वो 8 मीटर है, लंबाई 14 मीटर है, और जो हाइट है वो 1 से 5 मीटर तक बढ़ रहा है। तो वह हाइट तो हमको कांस्टेंट चाहिए, तभी ना स्विमिंग पूल का आयतन निकाल पाएंगे। ये स्विमिंग पूल कैसा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग है। तो क्यूबाइड शेप का है, घनाभ शेप का है। घनाभ का क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, तो सर क्यूबाइड का वॉल्यूम होता है L गुना B गुना H। तो भाई मेरे लेंथ मेरा है 14, चौड़ाई है 8, लेकिन ऊंचाई जो यहाँ पे गहराई है वो 1 मीटर से 5 मीटर तक बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हाइट क्या लेंगे, यहाँ पे 1 और 5 का एवरेज लेंगे, ठीक है। तो 1 और 5 का एवरेज कितना, 1 और 5 6 को 2 से भागा दिए 3। ये आपका उत्तर हो गया 14 8 112 112 336 मीटर क्यूब। सेंटीमीटर नहीं, मीटर क्यूब, ठीक है। ध्यान से, मीटर क्यूब आपका क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। ये बैच है भाई मेरे, आप पूरा, फिर से आपको हम कह रहे पूरा विश्वास के साथ आप जो है इसमें इनरोल हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैथ में दिक्कत है, रीजनिंग में दिक्कत है, जीके जीएस को और भी समझना है, कंप्यूटर है, साइंस है, झारखंड है, तो आप आराम से इसमें इनरोल हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय बेंडिंग अ 54 सेंटीमीटर वायर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एक 54 सेंटीमीटर का लंबा इतना तार था, उसको मोड़ के क्या बना दिए, समबाहु त्रिभुज बना दिए। तो भाई ये जो बाउंड्री का लेंथ है यही ना तार का लंबाई है, और समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है।
तो 54 को 3 से भागा दीजिए, तो इसका ईच साइड कितना हो जाएगा 18 18। और यही क्या है भुजा ए का वैल्यू। ठीक है, अब इसका एरिया बोला है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, मतलब 18 गुना 18। तो इसको 4 से काटेंगे 4 से इसको काटेंगे 2 बार में, तो 9 गुना 9 81√3 किधर है सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था, समझते जाइए। देखिए 13 सवाल आपको जो है एडवांस से मिला, उसमें आप देखिए मैक्सिमम सवाल एरिया और वॉल्यूम से था, इसीलिए कहते हैं कि मेंसुरेशन से सवाल आता है। ठीक है, बाकी चार सवाल आपका हाइट एंड डिस्टेंस से था। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां से ऑटोमेटिक आता है, सजा भी दी है कंटेंट को। कहता है कि एन एग सेलर बाइज 8 डजन एग एट द रेट ऑफ 441 रुपीज। 1 रुपया में 4 अंडा खरीदता है, और वैसे वो 8 दर्जन अंडा खरीदता है इसी रेट पर, 1 रुपया में 4 के भाव से। अ डजन एग्स ब्रेक इन ट्रांसपोर्टेशन, 1 दर्जन अंडा जो है ले जाने में टूट गया। कहता है कि एट व्हाट रेट शुड ही सेल टू ईच एग टू स्टिल अर्न 5% प्रॉफिट। अगर उसको 5% का फायदा चाहिए तो वो कितना में बेचेगा प्रत्येक अंडा को। देखो यहाँ पर पैसा में आंसर दिया है, तो भाई टारगेट यही रहेगा कि हम एक अंडा का कॉस्ट प्राइस निकाल लें। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो। तो कह रहा है मेरे भाई कि 1 रुपया में खरीदा है 4, 1 रुपया में खरीदा है 4 पीस। ठीक है, तो इसको दर्जन बना ले। 1 रुपया में खरीदा है 4 पीस, तो सर अगर इस दोनों तरफ 3 से गुना कर दें तो आप कहेंगे सर 3 रुपया में 12 पीस। 3 रुपया में 12 पीस मतलब 3 रुपया दर्जन हो गया। ठीक है, 8 दर्जन खरीदा है, 8 दर्जन मतलब 96 पीस, 1 दर्जन में 12 पीस। तो ये अगर इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दे, इधर भी 8 से मल्टीप्लाई कर दे, तो सर 24 रुपया में वो खरीद लिया 96 पीस एग। ठीक है, लेकिन ले जाने में 1 दर्जन टूट गया, मतलब इसी 24 रुपया में उसके पास बच गया बेचने के लिए 84 पीस। 24 रुपया में वो खरीदा 96 पीस, लेकिन ले जाने टाइम 1 दर्जन टूट गया, तो सर 84 पीस बचा। और इसका अब 84 पीस का कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, ही जो 24 रुपया लगा। अब यहां से 1 पीस का दाम निकाल लेंगे। 84 पीस का दाम है 24 रुपया, तो 1 पीस का दाम कितना हो जाएगा, बोले सर 24/84 रुपया। 1 पीस का दाम कितना हो जाएगा 24/84। अब देखो 24/84 नहीं लिखना था भाई, इस फ्रैक्शन को काट के लिखना था, रेशियो को काट के लिखना था, है ना, रेशियो को काट के लिखना था यहाँ से। तो हम 24/84 को हम क्या लिखते हैं, 12 दूना 24, 12 सते 84, 2/7। अब ये जो 2/7 रुपया है वो 1 अंडा का दाम है, ये कॉस्ट प्राइस है। 5% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब 100 की वस्तु को 105 पे बेचेंगे, 105% पे बेचेंगे। 105% का फ्रैक्शन वैल्यू 21/20, मतलब 21/20। कुछ नहीं करना है, 7×21 और 2 से 10 बार में ये 3/10 रुपया आ गया मेरा सेलिंग प्राइस। उत्तर हमसे पैसा में पूछा है, 100 से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 30 पैसा, मतलब हम 1 अंडा को 30 पैसा में बेच देंगे। क्लियर हो गया, एकदम आसान सवाल है। ठीक है, और ये जो हम लिखे हैं ना भाई, ये आपको समझाने के लिए लिखे हैं। तो कोई अगर 5 क्लास 8 क्लास बच्चा समझ सकता है कि 1 रुपया में 4 हम खरीद रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि 1 दर्जन में हमें 3 रुपया लगेगा। अगर 1 दर्जन में 3 रुपया लगेगा
तो 8 दर्जन में 24 रुपया लगेगा। ये तो समझने तो सामने छोटा सा कैलकुलेशन है, लेकिन आपको समझाना है, इसीलिए ये काम हम किए, ठीक है, अदरवाइज इसकी आवश्यकता नहीं थी। अब देखो ये सवाल आपके लिए है, 3/4 ऑफ 180 इज हाउ मच मोर देन 2/3 ऑफ 225। तो 180 का 3/4, तो 4 से काट दो 45 बार में, और 45 दिया, 4 दिया 12, 120, 5 दिया 15, 135, और ये 225 का 2/3, 2/3, 3 7 21, 3 5 15, 75 दूना 150। कितना का डिफरेंस है? बोले सर 15 का डिफरेंस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, टाइम एंड वर्क का निहायत ही आसान सवाल। 20 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है, तो कहता है कि 25 व्यक्ति उस काम को कितना दिन में करेगा? तो भाई 10 से कम दिन लेगा, 10 से कम दिन लेगा। 20 आदमी लेता है 10 दिन, तो भाई 25 आदमी 10 दिन से कम लगेगा ना। अगर आदमी ज्यादा रहेगा तो काम जल्दी होगा। तो 10, तो आदमी 5 ही बढ़ रहा है ना भाई, ज्यादा आदमी नहीं बढ़ रहा है, 5 आदमी बढ़ रहा है, तो जो दिन लगेगा वो 10 से थोड़ा सा ही कम लगेगा। और देखो एक ही ऑप्शन है 10 से थोड़ा सा कम। देखो झारखंड दरोगा का पेपर है। अब देखिए इसका कंसेप्ट क्या है। तो अगर 20 आदमी 10 दिन में काम करता है, अगर हम एक आदमी को लगाएं तो वो 20 गुना 10 दिन लेगा। अगर एक आदमी काम करेगा तो अकेले, तो भाई 20 गुना 10 दिन 200 दिन लेगा। अगर हम 25 आदमी को काम पे लगा दें, भागा 25, तो 5 से 4 बार में, 5 से 5 बार में, 5 दूना 10, 4 दूना 8 दिन। ऐसे कैलकुलेशन भी छोटा है और ऑप्शन भी आपका तरीके का दे दिया है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। Walking at a uniform speed, Mohit reaches his school, which is 800 meters away from his home in 20 minutes. What is Mohit's speed? अब मोहित का जो स्कूल है घर से 800 मीटर की दूरी पर है और वो 20 मिनट में स्कूल पहुंचता है। तो मोहित का चाल क्या है? चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना? 800 मीटर। और टाइम कितना लेता है? 20 मिनट। तो 20 चौके 80, 40 मीटर पर मिनट। ये आसान सा सवाल था, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि अ ट्रेन traveling at 6/13 of its own speed reaches a place in 26 hours. If the train moves at its own speed, then how long it will take? नहीं, गलत है। हिंदी अलग है, इंग्लिश अलग है। तो एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 6/13 चाल से चलकर किसी स्थान पर 26 घंटे में पहुंचती, ठीक है। यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल से चले तो कितना समय का बचत हो जाएगा? ये सही है, ठीक है। तो इफ द ट्रेन मूव्स इट्स ओन स्पीड, देन हाउ मच टाइम द ट्रेन विल सेव? अगर ट्रेन अपना स्पीड से चले तो कितना समय बचाएगा? देखिए एक छोटा सा कंसेप्ट बताते हैं। गांव घर में कहावत है, उड़ा के चलो तो जल्दी पहुंचोगे और धीरे चलो तो देर से पहुंचोगे। अगर हम ज्यादा स्पीड से जाएंगे समय कम लगेगा, कम स्पीड से जाएंगे समय ज्यादा लगेगा। तो ये 6/13 की चाल से जाता है, तो सर स्पीड का उल्टा क्या होता है? टाइम होता है। स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो अगर इसका जो ओरिजिनल स्पीड है वो 13 किलो, मान लेते हैं कि 13 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, मान लेते हैं। तो ये अभी किस स्पीड से चल रहा है? 6 किलोमीटर के स्पीड से। ये स्पीड है, ये क्या है? इनका स्पीड का रेशियो है। तो सर टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? बोले सर इनके उल्टा हो जाएगा, 6 और 13 हो जाएगा। अब देखो वो अगर 13 के स्पीड से चलेगा तो टाइम 6 लेगा, और अगर वो 6 के स्पीड से चलेगा तो टाइम 13 लेगा। और इसी 13 का वैल्यू क्या दिया है? इसी 13 का वैल्यू क्या दिया है सर? 26 घंटा, 26 आवर्स। तो अगर 13 का वैल्यू 26 है तो 1 का वैल्यू कितना? 2 होगा। तो सर यहाँ 6 का वैल्यू कितना? 6 दूना 12 आवर्स होगा। अब बात को समझिए।
अगर वो अपना स्पीड से चलेगा तो भाई 12 घंटा में पहुंच जाएगा, लेकिन वो इस स्पीड से चलेगा तो 26 घंटा का समय लगता है। तो देखो अगर अपना स्पीड से जाएगा तो भाई वो 14 घंटा बचा लेगा ना, वैसे वो जब इस चाल से चल रहा है तो 26 घंटा लग रहा है, अगर वो अपना चाल से चलेगा तो 12 घंटा में ही पहुंच जाएगा। तो सर वो कितना घंटा बचा लेगा अगर अपना चाल से चलेगा? तो बोले सर 26 माइनस 12 14 घंटा बचा लेगा। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, दो पासे एक साथ फेंकने पर योगफल 7 आने की क्या संभावना है? अगर दो पासा को फेंकेंगे तो भाई या तो एक पर 4 और दूसरा पे 3 आएगा, या तो पहला पे 4 और 3 4 होगा, या तो आपका 5 2 आएगा, या तो आपका 2 और 5 आएगा, और 4 2 6 5 2 7 4 3 7 और 6 1 7, या तो एक पे 6 आएगा, या तो एक पे 1 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 6 आएगा। इसी तरीका का नंबर आएगा अगर दो पासा को फेंके और अगर 7 आ रहा है तो या तो पहला वाला पे 4 आएगा तो दूसरा वाला पे 3 आएगा, अगर पहला पे 3 आया तो दूसरा पे 4 आया, अगर पहला पे 5 आया तो दूसरा पे 2, अगर पहला पे 2 तो दूसरा पे से 5, यही तरीका है। तो 1 2 3 4 5 6 तरीका है। असर इनका मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम क्या आएगा? दोनों पे 6 6 आएगा, तो 6 6 36, 6 बटा 36 मतलब 1 बटा 6। 6 बार में एक बार ऐसा चांस बन सकता है कि सर 7 आएगा, हर 6 बार में एक बार, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर ये आपका 20, a card was drawn from the deck of a card, what is the probability of being black or a slave? मतलब ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया तो इसके काला या गुलाम होने की संभावना क्या है? तो 4 और 7, 4 गुना 7 बटा 52, तो 7 बटा 13, ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये आपका था 20 सवाल 2017 का, 2017 का 20 सवाल थर्ड शिफ्ट का, थर्ड डे का है, तीसरा दिन का, ठीक है। और देखिए आज का सवाल का लेवल भाई ठीक ठाक था, खराब नहीं, बढ़िया लेवल था, ठीक है। कैलकुलेशन भी था, सब कुछ था। अगर फिर से आपसे कह रहे हैं कि अगर आप इस वर्दी बैच में आना चाहते हैं तो भाई एकदम वेलकम है, स्वागत है। किसी भी तरीका का कमी किसी भी पोर्शन में नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो झारखंड जीके हो, चाहे इंडियन जीके हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे कंप्यूटर हो, किसी भी तरीका का कमी नहीं छोड़ा जाएगा। ये 2 पोर्शन में अभी हम लोग मैथ स्टार्ट किए, ये मैथ और रीजनिंग हम लेंगे, ठीक है। तो मैथ तो आप देख लीजिए कि आपको किस तरीका से पढ़ाएंगे, जैसे आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, इससे भी बेजोड़ तरीका आपको कोर्स में डिटेल से बताएंगे ताकि आपका सवाल नहीं छूटेगा। और आपको हम एक वीडियो बना के बताए थे कि भाई कैसे कैसे मैथ इसमें पढ़ना है, तो उसी तरीका से पढ़ेंगे भी, है ना। तो लेक्चर को शेयर मार दीजिएगा और कमेंट में जो भी राय होगा आप अपना राय लिखिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर मार देना, ठीक है।